साथियों, गेहूं की बुआई वैसे तो आपने अगर लास्ट अक्टूबर और प्रथम नवंबर पर किया है तो अभी 20 से 25 दिन या 30 दिन के अंतराल पर आपकी गेहूं की जो फसल अवधि है वह हो चुकी होगी। अब 25 से 30 दिन या फिर 20 से 30 दिन के अंदर गेहूं में प्रथम पानी या कहा जाए तो पहला पानी प्लस पहला खाद जिंक और यूरिया आपको देना रहता है। जिंक और यूरिया आपको पहले खाद के रूप में पहले पानी के बाद या तुरंत पहले क्यों देना है? क्या हमारे प्लांट पर इसका प्रभाव पड़ेगा? अगर हमने कम मात्रा में दिया है तब क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हमने लेट दे दिया, मतलब कि पहले पानी पर हमने यूरिया नहीं डाल पाया या फिर जिंक नहीं डाल पाया या फिर यूरिया जिंक दोनों नहीं डाल पाया या फिर अन्य खाद जो मार्केट पर मिलती हैं, कोई भी खाद हो हमने नहीं डाल पाया है, तब हमारे पौधों पर क्या असर देखने को मिलेगा? प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी? हमारा पौधे का आगे का जो ग्रोथ है वह कैसा रहेगा? इस पर चर्चा करने वाले हैं। और मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं कि प्रथम पानी पर यूरिया और जिंक अति आवश्यक क्यों है, क्यों हमको इसे डालना ही चाहिए, जिससे हमारा हमारा जो उत्पादकता है या फिर प्रोडक्टिविटी है वह बढ़ सके। आइए दोस्तों, इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं यूरिया प्रथम पानी पर क्यों बहुत जरूरी होता है। यूरिया जो कि एक तरह से प्लांट की ग्रोथ के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जानी जाती है, वहीं अगर आपके जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, पत्तियों का विकास होगा, तो पत्तियां भोजन बनाएंगी, पौधा भोजन बनाएगा, पौधा का ग्रोथ अच्छा होगा। लेकिन इस अवस्था पर यूरिया का हम महत्व जानने वाले हैं, जिंक का महत्व जानने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अपने पौधों में, गेहूं में। गेहूं चूंकि 20 से 30 दिन के अंदर एक ऐसी स्टेज पर रहता है जिसको हम क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। मतलब कि क्राउन रूट जो हमारा गेहूं का एक दाना होता है, जब दाना अंकुरण लेता है तो आप देखेंगे उनकी जो जड़ें हैं वह पहले नीचे जाएंगी, फिर गेहूं का ऊपरी भाग ऊपर आएगा। जैसे आपका गेहूं 15 से लेकर के 20 दिन का होगा, उस समय आपकी जो नीचे की जड़ें हैं, जो दाने वाली जड़ें हैं, वह नीचे रह जाएंगी और निष्क्रिय हो जाएंगी या फिर निष्क्रिय होने लग जाएंगी। फिर आपका जो रूट है, जहां पर आपका जो रूट है उसके ऊपर जहां पर मुख्य तना है, वहां से मिट्टी के जस्ट नीचे, वहां से कुछ नई नई रूट्स का, नई नई जड़ों का विकास होगा, फुटाव होगा, बढ़वार होगा। आप जैसे देख पा रहे होंगे उनका आपका बढ़वार होना शुरू होता है और वहां एक छोटी सी गांठ भी बन जाती है। वहां से आपके कल्ले भी निकलेंगे, शाखाएं भी निकलेंगी और वहीं से वही रूट्स जो फैले रही हैं, जो रूट्स बन रही हैं, वही आपके जो खाद हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनको अपटेक करेंगी। जो आपका प्रथम जड़ था वह निष्क्रिय हो जाएगा। अब आप जब यूरिया देंगे 20 से 25 दिन पर या 30 दिन पर, जब पहली यूरिया देंगे तो वह विकास करेगा रूट्स का, वह विकास करेगा आपके जड़ का, जिससे वह जड़ जल्दी से विकास करके, अत्यधिक रूप में विकास करके और आपके पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा जो आपने पहले से डाल रखा है, डीएपी डाल रखा है, पोटाश डाल रखा है, उनको वह फटाक से पौधों को उपलब्ध कराएगा, जिससे कल्ले निकलेंगे, शाखाएं बहुत जल्दी से निकलेंगी और पौधा आपका ग्रोथ में, मतलब कि ग्रोथ में आएगा, पौधा आपका विकास करेगा, वृद्धि करेगा, जिससे आपको फायदा होगा। अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो आपका क्राउन रूट जो है उसका विकास कम होगा और कम विकास होने के कारण कम शाखाएं निकलेंगी, कम शाखाएं निकले के कारण आपकी बालियों की संख्या में कमी होगी, दानों की संख्या में कमी होगी और आपके उत्पादन में भी कमी होगी। अब हमने यूरिया का प्रभाव तो सुन लिया, यूरिया का प्रभाव जान लिया कि हमारे यूरिया का प्रभाव क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर क्या है। हमने अब जानना है जिंक का प्रभाव, कि जिंक का प्रभाव क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर क्या है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर साल भर में एक बार आपने जिंक डाल दिया है खेत पर तो आपको दोबारा नहीं डालना है। लेकिन बात यह भी है कि हमने साल दर साल खेती किया है तो जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स को 3 रूप में वो विभाजित किया गया है पोषक तत्वों को। एक तो मेजर होता है जो हम सीएचओ के नाम से जानते हैं, जो प्रकृति के द्वारा ही हमको उपलब्ध हो पाता है, मतलब पौधों को उपलब्ध हो पाता है। फिर आता है मुख्य पोषक तत्व, जिसमें आपका माइक्रो और माइक्रो ये भी आते हैं सेकेंडरी में। प्राइमरी में तो सीएचओ आ गया, सेकेंडरी में माइक्रो और माइक्रो। तो दोस्तों साल दर साल हम खेती करते चले आ रहे हैं, जिसमें से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी देखी जा रही है।
हमने मुख्य जो तत्व हैं जो हमको पौधों को बहुत ही अधिक आवश्यक है वो तो हम देते हैं एनपीके के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, फास्फोरस और पोटास के रूप में, लेकिन जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, आयरन, बोरान ये सब नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? मिट्टी में उपलब्ध है, लेकिन हम जो खेती करते आ रहे हैं उनको नहीं दे रहे हैं, तो वो भी तो खत्म होती जा रही हैं। उसमें से मुख्य रोल निभाता है जिंक गेहूं में। तो जिंक उस समय अगर आप डाल रहे हैं तो पौधों को एक तरह से ऐसी ग्रोथ में लाएगा, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा इतनी अधिक अत्यधिक रूप से बढ़ाएगा, हरापन लाएगा, जिससे आपके पौधों पर भोजन बनाने की क्षमता अधिक होगी। भोजन बनाने की क्षमता अधिक होगी जिससे आपके पौधों को अत्यधिक रूप से पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, और अत्यधिक रूप से पोषक तत्व उपलब्ध होंगे तो आपको हमने बता चुका कि पौधे विकास करेगा, बढ़वार करेगा, अत्यधिक कल्ले निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी और आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। तो दोस्तों जिंक में एक तो और है, एक वो है समस्या है कि जिंक की कमी से आपका जब देखेंगे तो टिप आपका पीलापन लिए बैठ जाता है, पौधे आपके पीले होने लग जाते हैं। तो यह यूरिया की भी कमी के लक्षण है, लेकिन यूरिया डालने के बावजूद अगर यह है तो वह जिंक की कमी के लक्षण है। तो आप जिंक का भी इस्तेमाल करिए साथ पर, बेहद अच्छी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। साथियों यही जानकारी थी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको यूरिया और जिंक का जो आपका कॉम्बिनेशन डालना है आपके सरसों, लेकिन जो यूरिया और जिंक का आपका कॉम्बिनेशन जो डालना है आपके गेहूं पर, वह आपको पता चल गया होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी यह जानकारी सुनने को मिले, जानने को मिले। और अगर वह आनाकानी कर रहे हैं जिंक या यूरिया डालने पर, पोषक तत्व देने पर, पहले पानी को समय से न लगाने पर, तो वह भी संभल जाए, सावधान हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।